अस्सलामुअलैकुम प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत। आज के भी इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कल के होने वाले इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन कराची में NA 240 में हुए, जिसमें जो सूरत हाल काफ़ी गंभीर रही। सियासी हालात के तौर पर देखा जाए तो काफ़ी कशीदा हमें नज़र आए और तमाम कारकुनान और तमाम बड़ी सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम का सिलसिला जो है वो जारी सारी रहा कि उन्होंने हमला किया है। कोई सियासी जमात कहती थी कि दूसरी जमात ने हमारे कारकुनान के ऊपर हमला किया है और इस ज़िमन में फिलहाल एक रिपोर्ट की जा रही है कि एक जो शख्स है वो अब्दी नींद सो चुका और तमाम जो हमने सूरत हाल देखी और उसके अंदर पहले PSP हो या तहरीक लब्बैक हो या फिर जमात इस्लामी ने तो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कर रखी थी। और MQM अगर देखा जाए तो जो असल मुकाबला जो रहा कल के NA 240 में कराची में, इसमें MQM और तहरीक लब्बैक का रहा, यही मेन अहम किरदार रहे और काफ़ी कांटेदार मुकाबला भी रहा, जिसमें अभी तक फिलहाल गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक MQM इस इलेक्शन को लीड करती हुई हमें नज़र आ रही है। टर्न आउट की अगर बात करें तो टर्न आउट काफ़ी हद तक कम रहा है, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहाँ पर वो अफराद ज़्यादा बसते हैं जो मज़दूर हैं, जो रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर घरों से बाहर निकलते हैं कमाने की गर्ज से। तो कहा यह भी जा रहा था इलेक्शन कमीशन से कि आप ऐसा कोई दिन रखें कि छुट्टी का दिन हो ताकि टर्न आउट जो है वो मुनासिब रहे, लेकिन बहरहाल एक वर्किंग डे में इलेक्शन रखा गया और उस सूरत के अंदर हमने देखा कि टर्न आउट भी काफ़ी कम रहा। इस तमाम कराची की सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे और इस हवाले से जो कल के जो हालात रहे सियासी तौर पर जिस तरह से कशीदगी रही पोलिंग के दौरान, उसके ऊपर भी बात करेंगे, रवैयों के ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में जो इजाफा हुआ है और जो पहले से महंगाई जारी सारी थी उसकी लहर के अंदर मज़ीद शिद्दत आई है। और इसी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी ये कह दिया है कि इतवार के रोज़ लोग बाहर निकलें, पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएं। ये लोग महंगाई कर रहे हैं, ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है और बैरूनी एजेंडे के मुताबिक जो है पाकिस्तान के लोगों के ऊपर महंगाई को मुसल्लत कर रही है। हमारी हुकूमत थी, हमने लोगों को रिलीफ दिया, हमारे ऊपर भी दबाव था मगर उसके बावजूद हमने लोगों को रिलीफ दिया है। ये बयानियाँ अपना रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, कितना आसान और कितना मुश्किल होगा निमटना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि एहतजाज की कॉल दे दी है और अभी ये पहला ही महीना होगा। इसके बाद आगे मज़ीद सूरत हाल गंभीर होगी जब गैस की कीमतों में 45% इजाफा होगा, बिजली की कीमतें और बिलों के अंदर मज़ीद इजाफा जब होगा, तो तमाम सूरत हाल के ऊपर ये नई मखलूत हुकूमत क्या करेगी काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इलेक्शन में भी जाना है, चाहे अक्टूबर में हो, नवंबर में हो या फिर अगस्त में हो। लेकिन जब भी ये बयानियाँ किस हद तक और ये पॉलिसी कितनी हद तक जो है इस नई मखलूत हुकूमत के लिए परेशान कुन साबित होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को कैसे कैश करेंगे, इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। और तीसरा और अहम मामला फैटफ का है। फैटफ के हवाले से जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान के अहम जो पेशरफ हैं वो जो चीज़ें 34 में से 32 नुकात के ऊपर अमल दरामद किया गया था और जब से ये नई मखलूत हुकूमत आई है, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो अपने पूरे वफ़ के हमरा उन दीगर ममालिक का अहम ममालिक का उन्होंने दौरा भी किया है, जिसके अंदर ये नुकता भी शामिल था कि मगरबी दुनिया पाकिस्तान के फैटफ के मामले में तायद करे। तो इस तमाम सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे कि फैसला कौन जो इजलास होना है रवां हफ्ते ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। 17 जून का कहा जा रहा था कि आखिरी सेशन होगा जिसके अंदर ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल जाएगा, क्योंकि जो नुकात दिए गए थे फैटफ की जानिब से उनमें अक्सर ऐसे जो नुकात हैं उनके ऊपर अमल दरामद कर लिया गया है। प्रोसिक्यूशन का अलबत्ता जो निज़ाम है उस हवाले से भी तरमीम की जा चुकी है। तो तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमें वाशिंगटन से वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार फैज़ रहमान साहब ने। फैज़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फैज़ साहब सबसे पहले बात कर लेते हैं, कल जो कराची में हुआ NA 240 में इलेक्शन हुए, हमने से पहले सूरत हाल देखी, सीट तो ये गो के MQM की ही थी और इसको फ़िलहाल गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक अभी तक वो सीट MQM के पास ही है। लेकिन कल की सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं कि ये मंजरनामा इसी कल वाली सूरत हाल से कशीद कर लिया जाए कि आने वाले जो इलेक्शन होंगे चाहे वो आम इंतखाबात भी हो तो इसी तरह ही सूरत हाल हमें देखने को मिलेगी जिस तरह की कल रही है? बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा। देखिए, जो आपने इलेक्शन की जो बात की है, इसका एक बहुत अरसे से चर्चा था और हमें मालूम है, पाकिस्तानी नाजरीन को बखूबी अंदाज़ा है कि ये एक बहुत अहम इंतखाब था।
इसलिए नहीं कि ये एक कराची के बड़े हलके का था, बल्कि इससे जो एक मेन इत्तेहादी जमात थी पीटीआई की, इमरान खान साहब की, वो अलग हुई। और अलग होने के बाद ये उसका पहला अवाम से बराह रास्त राब्ता था वोटों के ज़रिए। और इसको इस तरह से एक टेस्ट के तौर पर लिया जा रहा था कि आया क्या अवाम, खुसूसन कराची में जो जिस तरह से 2018 में इमरान खान साहब को जो सपोर्ट हासिल हुई थी, क्या उस सपोर्ट की वजह से क्या ये इलेक्शन उस पर असरअंदाज हो सकता है। तो इसमें कुछ मेरी और कुछ लोगों की भी मिली-जुली राय है। और आप जानते हैं कि जो बड़ा अहम और चौंका देने वाला जो एक मामला है इस पूरे इंतखाब का, जी। वो ये है कि इसमें सिर्फ 8.38%, हम्म। यानी लेस देन 9% ऑफ द टोटल इलेक्टोरेट ने पार्टिसिपेट किया। ये एक बड़ी ही हैरान कुन बात है, खुसूसन कराची के हवाले से, क्योंकि कराची का वोटर जो है बड़ा मोटिवेटेड है, बड़ा मुतहर्रिक है। और खुसूसन जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं, कोरंगी या लांडी या वो ये इलाके, ये वो कराची के मुज़ाफ़ात हैं जो बड़े गुंजान आबाद हैं, और जहाँ पर ये सियासी एक तारीखी तौर पर सियासी सरगर्मियाँ बे इंतहा बड़ी एक हाई लेवल पर होती नज़र आती हैं। लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ सिर्फ लेस देन 9% ऑफ द टोटल इलेक्टोरेट जिसने इस पे वोट दिया। तो ये एक ऐसा एक अहम वाकया है जिसका क्रेडिट पीटीआई भी ले रही है। और आपको मालूम है कि एमक्यूएम लंदन, वहाँ जी। से अल्ताफ साहब ने इसका बॉयकॉट का ऐलान किया था। जमात इस्लामी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो ये 3-4 बड़े ग्रुप्स ऐसे थे जो इसमें इससे हटे रहे। तो ज़ाहिर है कि अब जो मामला था वो यही हुआ कि एक जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो आपको लेस देन 9%। देखिए, ये एक जमहूरियत का बहुत बड़ा मजाक है, बहुत बड़ा मजाक है। अगर हम वाकई से जमहूरियत समझते हैं तो आप ज़रा गौर करें कि एक तो ये कि जो वोटर्स होते हैं वो मजमूई आबादी का पहले ही बहुत एक कम हिस्सा होता है, यानी मुश्किल से 20-30% लोग होते हैं जो वहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं। उसमें से भी अगर सिर्फ लेस देन 10% लोग उस प्रोसेस में, उस अमल में हिस्सा ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अजीम तो अक्सरियत फैज साहब, उस आपको फिर क्या डिस्ट्रिक्ट। लगता है कि जो कल जो सूरत हाल बनी है उसकी वजह से वोटर्स घरों से बाहर नहीं निकला? क्योंकि एक वजह यह भी बताई जा रही है कि एनएच 240 में इस इलाके के अंदर जितने भी जो पोलिंग स्टेशन है या पूरे इलाके की अगर बात कर लीजिए, वही लोग हैं जो ज़्यादातर मजदूर लोग हैं और घरों से बाहर निकलते हैं उजरत कमाने के लिए अपने, तो उस वो उनसर भी हो सकता है। लेकिन टर्नआउट की बात यकीनी तौर पर 5% ये रिपोर्ट हुआ है कि 5% टर्नआउट रहा है। और अगर इस इलाके की मजमूई तौर पर आबादी की बात कर लें तो 8 लाख इस हल्के के अंदर लोग रहते हैं। 8 में से 5 लाख और समथिंग कुछ ऊपर नीचे आदाद शुमार है कि जो वोटर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, इनमें मर्द और खवातीन को आप अलग कर लें, तो 5% का आना आपको मेन उनसर क्या लगता है? कशीदगी वजह बनी है या फिर लोग जो है उन्होंने वर्किंग डे होने की वजह से वोटिंग में नहीं हिस्सा लिया है? अच्छा रज़ा, इसमें थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूजन है कि जो मेरे पास जो नंबर्स आए हैं, वो सही। तकरीबन 8.38% है। अगर आपके पास एक अप टू डेट नंबर जो आपके 5% कह रहे हैं, जी। तो उससे तो मामला और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। अगर 5% लोगों ने 5 लाख का जी, ये भी वोटर सुबह के आदाद शुमार यही आ रहे हैं कि 5% तक जो है वो टर्नआउट रहा है। बताइए आप। तो ये तो इंतहाई इंतहाई गंभीर सूरत हाल है, और मैं तो इसको हरगिज़ कोई जमहूरी अमल नहीं समझता। एक सिर्फ एक चंद लोग इसमें शामिल हुए। लेकिन आपका जो सवाल है, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि क्या ये वजह थी कि क्योंकि वर्किंग डे में हुआ, लोग वहाँ पर एक मुतवस तबके के, लोअर मिडिल क्लास के भी लोग रहते जी। हैं, मजदूर तबका है, लेबर क्लास है, तो क्या उन्होंने, लेकिन आप देखिए, मैंने भी वहाँ के इलेक्शंस में हिस्सा लिया है, देखे भी हैं। हाँ, अच्छा। मुझे अंदाजा है कि ये, और आप खुद पंजाब के भी दूसरे इलाकों में देखें, ये इलेक्शंस को बाकायदा उम्मीदवार जो हैं या जमातें हैं फैसिलिटेट करती हैं। लोगों को बसों के ज़रिए पहुंचाया जाता है, उनको घर घर जाके खटखटाया जाके उनको ले जाया जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो कि हमारे एक माशरे का एक ख़ास हिस्सा है ओवर द ईयर्स, मैनी ईयर्स। तो मैं नहीं समझता कि कोई मजदूर सिर्फ इस वजह से वोट नहीं देगा कि उसकी तो एक दो घंटे की दहाड़ी जो है वो मारी जाएगी। ज़रूर उसका ना कोई मुतबादिल दिया गया होगा। इसमें जो मेन वजह मैं समझता हूँ वो ज़ाहिर है कि जो इसमें आप चाहे माने ना माने, लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि इस वक्त एमक्यूएम भी एक बहुत ही एक डिवाइडेड पार्टी है। उसके कई आपने देखा कि इसमें खुद एमक्यूएम पाकिस्तान, फिर पीएसपी जो कि खुद एमक्यूएम का हिस्सा था,
फिर एमक्यूएम हकीकी जो तीसरा हिस्सा, और फिर एक लंदन में बैठे हुए एक साहब वहाँ से जो शॉट्स कॉल करते हैं। तो 4-5 हिस्से में वो एक जमात बढ़ चुकी है। तो ज़ाहिर है कि इसका फ़ायदा फिर जमात इस्लामी ने हिस्सा नहीं लिया, पीटीआई ने बॉयकॉट किया। नतीजा ये हुआ कि आप जो तहरीक लब्बैक को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वहाँ का मैं समझता हूँ कि उनका वोटर फिर भी किसी हद तक कमिटेड वोटर था, वो बाहर निकले, उन्होंने ये काम किया। और ये आप देखिए जो वो है, यानी जो मार्जिन है, इवन एक तो 5% टर्नआउट, और उस 5% टर्नआउट में से सिर्फ चंद वोटों का फ़र्क, यानी अगर मेरा नंबर दुरुस्त है, आपके पास शायद एक ज़्यादा अप टू डेट नंबर हो, तकरीबन 60 से 65 वोटों का फ़र्क है दोनों की जी। वोटों की तादाद में। तो इसमें मैं नहीं समझता कि किस तरह से एमक्यूएम इस पर कोई फ़तेह के शादियाने बजा सकती है। हुँ, वो उन्होंने बाकायदा जश्न मनाए, और सही। शनाइयाँ बजीं, और पटाखे छोड़े गए। ये एक बहुत बड़ा लम्हा सियासी फ़िक्रिया है। जमातों के लिए एक अलमिया वाली बात है कि जिस तरह के जो कल इलेक्शन की जो सूरत हाल बनी, फैसला हमारे साथ मौजूद है, दीगर भी मौज़ूआत के ऊपर उनसे बात करेंगे नाज़रीन, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे, और हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के पहले हिस्से में कल जो कराची में इलेक्शन हुए NA 240, अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज आए हैं उनके मुताबिक MQM ही इस इलेक्शन को लीड करती हुई बहरहाल नज़र आ रही है। प्रोग्राम में दूसरे मौजू को शामिल करते चले और आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब से इजाफा हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ का बयानिया बनाकर आवाम में आना चाह रही है, और इसके लिए कॉल भी दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कि इतवार के दिन जो है रात 9 बजे तमाम लोगों ने, तमाम शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बाहर निकला है, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, चूँकि ये बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि हमने आलमी दबाव के बावजूद अपने लोगों को रिलीफ दिया, लेकिन बहरहाल ये जो नई हुकूमत है ये बैरूनी एजेंडों के मुताबिक आई है, और आवाम को महंगाई की चक्की में पिसने के लिए इन्होंने तनहा छोड़ दिया है। फैज़ साहब, इमरान खान साहब ने तो कॉल दे दी है, और अभी तो असरात दीगर भी आना भी बाकी है। गैस की कीमतों में इजाफा होना है, बिजली के बिल्स मज़ीद बढ़ेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है। तो ये बड़ा चैलेंज नहीं बनता जा रहा है इस नई मखलूत हुकूमत के लिए, जबकि अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और इमरान खान साहब का आप भी बखूबी जानते हैं कि वो बयानिया बनाने में काफ़ी माहिर हैं। देखिए रज़ा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है, वो उसमें असल जो निशाना और असल जो अज़ाब है, वो एक आम आदमी पर, एक गरीब आदमी पर टूट रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और सब कुछ शुरू से ही जब भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, तो उसका जितना भी नज़ला है, उसका जो बुरा असर है, वो आवाम पर पड़ता है, और ऐसे ही हो रहा है। असल जो देखने की बात है, जो इनका जो बयानिया है हुकूमत का कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमको ये करना है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसके नहायत संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे पूरी कौम को, इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी बात दुरुस्त है। आपने जो बयानिया की बात की इमरान खान साहब का देखिए बयानिया जो है वो, आपने कहा कि उनको महारत है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके बयानिया बनाने की जो महारत है, उससे उनको कोई सियासी या कोई और इस तरह का फ़ायदा पहुंच रहा हो, जिससे कि वो आइंदा आने वाले चंद दिनों में और कुछ इक़्तिदार से दोबारा करीब हो सकते हैं। मैं नहीं समझता कि उनका ये अब जो नया, देखिए पूरी बात उनकी हो रही थी कि जब यही बातें जब उनकी अपनी हुकूमत कर रही थी, तो उसको पूरी तरह से डिफेंड करते थे। आज ये भी सबको मालूम है कि आईएमएफ का जो ये पूरा प्रोसेस है, उनकी हुकूमत में शुरू किया गया। वो हुकूमत के आईएमएफ के पास गए, और आईएमएफ के पास जाकर उन्होंने बाकायदा माहिदा साइन किया। अच्छा, दूसरा इसका पहलू ये है कि देखिए अब इसमें अब जो है ना, लोगों को अब इमरान खान से कुछ दिनों बाद, बल्कि मेरा ख्याल है शुरू हो चुकी है, एक फटीग किसी कैफियत शुरू हो जाएगी कि आप रोज़ तो आते हैं, रोज़ कहीं न कहीं आप खिताब करते हैं, और हर चैनल आपको लाइव दिखा रहा है, और आप वही बातें ओवर एंड ओवर रिपीट भी करते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि इतवार को मैं कौम से खिताब करूँगा। तो मुझे ये बताइए कि एक आम आदमी को कौम से उनका खिताब सुनने के लिए ऐसी क्या बेताबी होगी कि वो सड़कों पर बाहर निकले, और बाहर निकल कर उनकी ये उनकी पहली वो, अच्छा एक और थोड़ा-सा जो तज़ाद है, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं बाहर निकलें, और फिर आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं खिताब करूँगा। अच्छा, किसको ये पड़ी हुई है कि वो बाहर निकल कर आप बड़े-बड़े स्क्रीन आप कहाँ लगाएँगे, किधर लगाएँगे? उसके लिए क्या वसाइल हैं आपके पास? उसके पास 1-2 रोज़ों में आप, इन 2 दिनों में आप क्या इंतज़ाम करेंगे कि पब्लिक बाहर निकले? आपने तो उनका इंतज़ाम ये कर दिया है कि वो घर में बैठ के आपकी तकरीर सुने।
तो ये मुझे नहीं समझ में आता है कि इनको ये मशवरे कौन दे रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं सूरत-ए-हाल का, लेकिन इस वक़्त उनको ये चाहिए, अगर एक मुदब्बिर सियासतदान अपने आप को बनाना चाहते हैं और एक ज़िम्मेदार सियासतदान के तौर पर नज़र आना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि इस वक़्त थोड़ा-सा चुप साध लें। काम करें, देखें कि कितना इनको थोड़ा मौका दें, ताकि कम से कम अवाम के हालात दुरुस्त हों, और उसके बाद आपके पास 1 साल है इलेक्शंस जाने के लिए। इलेक्शंस में जाएँ, अपनी इलेक्शंस की तैयारियाँ करें। आपकी पार्टी का अभी कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब की पार्टी का देखिए सबसे बड़ा अलमिया ये है, एक जी। नेशनल पार्टी है, लेकिन आपका कोई इंतज़ामी ढाँचा मौजूद नहीं है। आपको नहीं मालूम कि आप वोटर्स को, अगर इलेक्शंस कल हो जाते हैं, तो आप वोटर्स को किस तरह से बाहर निकालेंगे। तो आपको इन मामलात पर, पार्टी के मामलात पर ज़ोर देने की ज़रूरत होगी। अपने आप को तैयार करें नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए, और एक मुदब्बिर सियासतदान के तौर पर मौजूदा हुकूमत ने भी, तो फैज़ मुझे साहब, कोई आपको इनसे नहीं लगता कि ये जो तमाम जो हमारा मुल्की एहतजाज की कॉल दी गई है, ये भी इलेक्शन का हिस्सा ही है? इलेक्शन की तैयारी की जा रही है, एक मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने, जहाँ तक बयानिया की अगर बात कर ली जाए, तो बयानिया तो उन्होंने कल भी जिस तरह से एक अपना खिताब किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे दौर के अंदर जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ था, आलमी मार्केट का उनसर था, IMF का दबाव था, मगर उसके बावजूद भी हमने कहीं और से टैक्स महसूलात इकट्ठे करके लोगों को रिलीफ दिया है। जो नई मखलूत हुकूमत है, ये वैसा काम नहीं कर रहे हैं, ये तो बरह रास्त टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। अगर मैंने मैशत ख़राब की थी तो फिर मेरी हुकूमत को गिराया क्यों? मुझे ठीक करने देते, मुझे वक्त देते, मैं ठीक भी कर लेता। तो इस बयानिए को तो वो लेकर चल रहे हैं, उनके बयानिए को रद्द करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और ना सिर्फ इनके बयानिए को वो रद्द करते हैं, अब तो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के बयानिए को भी रद्द करना शुरू कर दिया है, और उसके असरात हमें ट्विटर के ऊपर नज़र भी आते हैं कि जिस तरह से उनके जो लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, एक फ़ैन क्लब है, वो नहीं सुन रहा है दीगर इदारों के बयानात को, चाहे उनके अंदर कितनी ही सच्चाई क्यों ना हो। वो इमरान खान साहब के साथ ही स्टैंड कर रहे हैं अभी तक। देखिए, रज़ा, असल जो टेस्ट है इनकी क़यादत का और इनके बयानिए का, वो है मोबिलाइजेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, कि ये लोगों को किस तरह से मोबिलाइज कर सकते हैं और किस तरह से वोट हासिल कर सकते हैं। पिछले 2 महीनों में, जब से ये इनकी हुकूमत गई है, कुछ ज़्यादा दिनों से, 2 महीने से कुछ ज़्यादा, उसमें आप ये देख लें कि जो इनकी मोबिलाइजेशन की जो सलाहियत है, वो आप सबके सामने है। 25 मई को इन्होंने जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, उसमें आप ये देख लें कि अब जो नंबर्स हमारे सामने हैं, वो उसके मुताबिक मैक्सिमम वो 8 से 10 हज़ार लोगों को मोबिलाइज कर पाए थे। इसके अलावा और भी जो इन्होंने बहुत सी जो अब जो इनकी छोटे मोटे जो जलसे, जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अभी वुकला का जो अभी वुकला के पास गए थे गालिबन आज ही, तो आप देखें कि वो आधे से ज़्यादा पंडाल वो भी खाली पड़ा था। तो इनका जो असल टेस्ट है इस बयानिए का, वो ये है कि क्या ये लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इतवार ज़्यादा दूर नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा कि क्या वाकई लोग निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, या लोग खुद इतने ज़्यादा, देखिए इस गिरानी के उसमें बोझ में ऐसे लोग इतने दबे हुए हैं कि मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब जैसे लीडरान, जो कि एसी में बैठकर उनके साथ सारे जो साथी हैं, वो अपनी एक पुरतायुश ज़िंदगियों से में सही। रहते हुए इन गरीबों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लोग निकल आएंगे। मैं नहीं समझता कि इवन इतवार की कॉल इनकी बहुत ज़्यादा कामयाब ठीक है, इस रहेगी। हवाले से आपका तो पॉइंट आ गया। फैटअप के हवाले से भी नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे फैटफ के हवाले से। और फैटफ इजलास पाकिस्तान में, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या नहीं रखना, ये इजलास 14 से 17 जून तक जो है वो जारी रहेगा जर्मनी के शहर बर्लिन में, और इसके अंदर तमाम जो नुकात हैं, जो इक़दाम पाकिस्तान की जानिब से किए गए हैं, उनका जायज़ा लिया जा रहा था, और तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे अपने मेहमान से। और ये फ़िलहाल कहा जा रहा था कि 34 में से जो 32 नुकात हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान ने अमल दरामद किया है। और जहाँ तक बात थी प्रोसिक्यूशन के हवाले से, सज़ाओं के हवाले से, तो उस हवाले से भी पाकिस्तानी क़यादत का ये मौक़िफ़ रहा कि तरमीम कर चुके हैं, और इस हवाले से भी जो चीज़ें हैं वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। लेकिन बहरहाल ये इम्कानात लग रहे हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से जल्द निकल जाएगा, लेकिन इसमें कितनी यकीनी सूरत हाल है, ये हमें रवां हफ्ते ही पता चल जाएगा। फैज़ साहब, ये बताइएगा, फैटफ का इजलास 14 से 17, और आज गालिबन जो है वो आखिरी दिन है, और आज की जो सूरत हाल है वो मालूम हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि आलमी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के बारे में इस हवाले से तायद करने की पोजीशन में है? वज़ीर ख़ारजा भी काफ़ी अहम ममालिक के दौरे भी कर चुके हैं।
देखिए इसमें अगेन एक तो प्रीवियस गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत क्रेडिट जाता है कि जो ग्राउंड वर्क था, मुख्तलिफ जो स्टिकिंग पॉइंट्स थे, उस पर उन्होंने काफ़ी काम किया और जो भी एक दो पॉइंट्स रह गए थे उस पर भी काम जारी था। और ज़ाहिर है कि उसी दौरान उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, तो इसमें कोई शक नहीं कि जो क्रेडिट है उनको देना चाहिए इमरान खान साहब को और उनकी हुकूमत को। लेकिन इससे बड़ा जो क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ रज़ा, वो हमारे यंग फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, कि जिन्होंने यहाँ पर ख़ुसूसन अमेरिका में और दूसरी दूसरी जो वेस्टर्न कैपिटल्स हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो इन लोगों से जो मुलाकात हुई मुख्तलिफ वेस्टर्न लीडर्स से, उसमें उन्होंने काफ़ी एक मुतासिर कुन एक महारत का इजहार किया, अपनी मुजाहरा किया अपनी डिप्लोमेसी पे और फॉरेन अफेयर्स पे। और मैं देखिए ये जो मामला है फ़तह का, ये हम सब जानते हैं कि जो कुछ हक़ाइक़ हैं, कुछ हमारी कमज़ोरियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक एज़ ए स्टेट, एज़ ए एक इंटरनेशनल बरादरी के मेंबर के तौर पर हमारी कमज़ोरियाँ हैं, जिसका एतराफ़ करना चाहिए और उसमें हमने बहुत सी चीज़ें ख़त्म करने की, दूर करने की, उनको हल करने की कोशिश की। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पहलू एक आलमी सियासत भी है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के साथ ये जो कुछ हो रहा है आलमी तौर पर, उसमें 2-4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को को वो ममालिक जो मुख्तलिफ हवालों से पाकिस्तान को नापसंदीदगी की नज़रों से देखते हैं, वो भी एक इसमें फैक्टर है। अमेरिका का रवैया एक बहुत बड़ा एक इसमें एलिमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। और जब अगर अमेरिका अगर आपके साथ आ सकता है, अगर बिलावल भुट्टो साहब ने यहाँ पर जो अपनी जो सिफारतकारी दिखाई है, उसके नतीजे में अगर यहाँ पर कुछ बर्फ़ पिघली है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस बात का बहुत कवी इम्कान है, बहुत ज़्यादा कवी इम्कान है कि आप ग्रे लिस्ट से निकल जाएँगे। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 1-2 पॉइंट की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती थी। ये काम पिछले साल भी हो सकता था, 2 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन अब अगर होगा तो इसलिए होगा कि पाकिस्तान की इस वक़्त जो डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है, वो थोड़ी-सी 1 नॉच, 2 नॉच आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। हालाँकि आपके अपने इंटरनल मामलात बहरहाल ख़राब हैं। अच्छा, फिर उसमें दूसरी बात जो है, देखिए पिछले साढ़े 3-4 सालों में जो इमरान खान साहब का जो एंटी वेस्टर्न जो रवैया था, उसका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस पूरे रवैये में फ़तह के, जो कि पाकिस्तान के बारे में आपने देखा कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा हमदर्दी का मुज़ाहरा नहीं किया। तो मुझे उम्मीद यही है और हम दुआ भी यही है कि लगता ये है कि कुछ ही दिनों में आप एक अच्छी खबर सुनेंगे सही। इंशाअल्लाह। चलिए, ये अच्छी बात है कि अगर ऐसी कोई मुस्बत पेशरफ़्त हो जाती है, लेकिन इसके साथ-साथ जिस तरह से आपने बात की, आलमी दुनिया के रवैयों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। DGISPR की जानिब से भी कहा गया था कि फैटफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट रखने के हवाले से भारत जो है वो लॉबिंग करता रहता है। इससे पहले भी हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, पहले 27 नुकात दिए जाते हैं, 27 में से 26 नुकात के ऊपर अमल दरामद कर लिया जाता है। फिर ज़िमनन और नुकात जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं, जो कि ग़ालिबन अब तक मजमूई तौर पर 34 हो चुके हैं और अब ये कहा जा रहा है 34 में से 32 नुकात के ऊपर अमल दरामद हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम भारत के अंदाज और रवैयों के ऊपर बात करें, वहाँ पर हमने देखा कि एटमी मवाद तक पब्लिक हो जाता है, उनकी खरीदो फरोख्त जारी और सारी रहती है। अक़लियती लिहाज से वो किस हद तक होता है, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से किस तरह के किरदार उनके सामने आते हैं, मगर वहाँ आलमी दुनिया का रवैया हमें कुछ और नज़र आता है। और पाकिस्तान के हवाले से जो कि 34 में से 32 नुकात के ऊपर अमल दरामद भी कर चुका है और अभी भी हमारे ऊपर जो ग्रे लिस्ट की जो तलवार है वो अभी तक लटक रही है। तो ये आलमी दुनिया को भी तो एतदाल से काम तो लेना चाहिए ना इन चीज़ों के ऊपर। देखिए रज़ा, इसमें मेरा ख़्याल ये है कि अब हमको इस पैराडाइम से निकलना चाहिए। हो सकता है आपके कुछ नाज़रीन को ये मेरी बात बुरी लगे कि हमको इस पैराडाइम से जो मवाज़ना है हमारा, हम हमेशा पाकिस्तान का मवाज़ना भारत से और भारत का मवाज़ना पाकिस्तान से और फिर इसी में चक्कर में फँसे रहते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान है, भारत भारत है। दोनों की अपनी मख़सूस हालात हैं, मख़सूस नज़रियात हैं, मख़सूस इनकी अपनी मईशत, सियासत सब कुछ डिफरेंट है। तो इन दोनों का मवाज़ना करना ज़रा मुनासिब नहीं है। इसलिए अगर इस माइंड सेट से आप बाहर निकलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम थोड़ी बहुत बेहतरी ला सकते हैं अपने हालात में, एक बात। दूसरी बात आप ये देखिए कि हैविंग सेड दैट, इसमें कोई शक नहीं कि भारत का इन्फ्लुएंस इसलिए नहीं कि वो सिर्फ़ एक बड़ा मुल्क है, एक सबसे बड़ी कोट अनकोट जमहूरियत है, उसकी एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कोई 600-700 बिलियन डॉलर्स के करीब हैं।
इन सब बातों के बावजूद दो और एक और बहुत अहम एलिमेंट है इसमें। आपको मालूम है कि इस वक्त अमेरिका में जो इंतहाई जो कलीदी ओहदे हैं, उनमें से 55 पर 55 ओहदों पर, कलीदी ओहदों पर भारतीय अमेरिकन विराजमान हैं। जो व्हाइट हाउस से लेके स्टेट डिपार्टमेंट, फिर कांग्रेस में अगर आप जाएं तो इस वक्त तकरीबन 4 जो हैं वो इंडियन अमेरिकन मेंबर्स ऑफ कांग्रेस हैं। इसके अलावा फिर आप आइए, ये तो सुपर पावर का, लेकिन जो सुपर पावर की जो साइड किक है यूके, आप वहाँ के हालात देखें। वहाँ पर सही। जो कहते हैं बड़े बड़े ओहदे उन लोगों के पास हैं। तो जाहिर है कि जब अमेरिका में ऐसे लोग पॉलिसी मेकर्स होंगे तो उसका लामहला असर पड़ता है, और इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का बहुत से मामलात पर झुकाव पॉलिसी के हवाले से भारत की तरफ है। और ये जो बात हमने पिछले सेगमेंट में की थी कि बावजूद इसके कि रशिया के साथ सब कुछ वो कर रहा है, लेकिन उसको फिर भी जो है बहुत ही थपकियां दे के बहुत आहिस्तगी से बात की जा रही है। जी। उसकी एक मेन वजह ये भी है कि यहाँ पर भारतीय अमेरिकन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तमाम बड़ी बड़ी जो यहाँ हाई टेक जो सही। कारपोरेशन हैं, उन सब के यानी सीईओज आपकी बातों से अमेरिकन। मैं ये अखज़ कर सका हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अगर बैन अवी सतह के ऊपर जो पॉलिसीज़ है या खारजा अमूर है वो उस हद तक हमारे मौसर नहीं है, उसके ऊपर काम जो है वो करने की ज़रूरत है। फैज़ रहमान साहब वाशिंगटन से मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।